हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहां मिलती है जॉब्स रिलेटेड सारी जानकारी। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एसबीआई से कुछ वैकेंसियां फार्मासिस्ट के लिए निकली हुई हैं। तो जो भी फार्मासिस्ट की वैकेंसियों का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए वैकेंसी आ गई हैं, जिसकी अंतिम तिथि है 3 मई। यानी 3 मई तक आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर, जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। ऑनलाइन कहाँ से किस वेबसाइट पर करना है हमको, तो ये रही इसकी वेबसाइट। यहाँ पर जाकर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कहाँ पर हैं, किस तरह से निकली हुई हैं। ये पूरी इस वीडियो में जानकारी है, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एसबीआई ने निकली हुई वैकेंसियाँ हैं, सेंट्रल रिक्वायरमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट से निकली हैं ये वैकेंसियाँ। तो इसमें इन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है कंप्लीट। ये हेड ऑफिस का एड्रेस है, तो जहाँ से ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी रिलीज़ की गई हैं। तो देख लेते हैं। इसकी अंतिम तिथि है 3 मई, जहाँ से आप जब तक फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं इसमें। और जिसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है, वो आप यहाँ पर एक डेट दी गई है 23 मई 2021 को इसकी एग्जामिनेशन की डेट भी इन्होंने टेंटेटिव रख दी है। इसमें फेरबदल हो सकते हैं इस समय की जो कंडीशन को देखते हुए, लेकिन चलिए पूरी जानकारी देखते हैं इसमें। किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ हैं। तो ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे, ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। पोस्ट रेगुलर बेसिस है, इसमें कोई भी प्राइवेट नहीं है। क्लर्कल ग्रेड की हैं, ये जरूर ध्यान रखें, ये क्लर्क ग्रेड की हैं। और जनरल ओबीसी के लिए देखिए, जनरल की हैं 34 वैकेंसियाँ, ओबीसी के लिए 14, शेड्यूल कास्ट के लिए 9, शेड्यूल ट्राइब के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं और टोटल 67 हैं। और जो मैक्सिमम एज इन्होंने दी है वो 30 साल है। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, किस तरह से सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट, तो इसमें रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र की जगह पर जो भी बैंक होगी उसके जगह पर कहीं भी उसकी डिस्पेंसरी होगी, वहाँ इनको आपको पोस्ट किया जा सकता है, आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में देखते हैं वैकेंसीज़ की डिटेल। ये करीब 15 जगह पर डिटेल है, 15 जगह पर ये वैकेंसियाँ हैं। तो 50 जगह पर सबसे पहले हम देख लेते हैं अहमदाबाद गुजरात में। ये सबसे पहले हैं, 2 वैकेंसियाँ हैं। गुजरात में 2 वैकेंसियाँ हैं, स्टेट वाइज पूरी वैकेंसी दी गई हैं इसमें। जनरल के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है। ठीक है, टोटल 2 वैकेंसियाँ गुजरात के लिए हैं। अमरावती आंध्र प्रदेश के लिए भी कुछ वैकेंसी हैं, जैसे 4 वैकेंसी, जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। बेंगलोर के लिए टोटल 7 वैकेंसियाँ हैं, जनरल 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 दी गई है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी हैं। भोपाल मध्य प्रदेश के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं टोटल। चंडीगढ़ में भी पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर के लिए अलग वैकेंसियाँ हैं। साथ में चेन्नई के लिए वैकेंसियाँ हैं, दिल्ली के लिए भी वैकेंसियाँ हैं। जो लोग दिल्ली से भरना चाहते हैं तो दिल्ली का भर सकते हैं, ये दिल्ली की वैकेंसियाँ हैं। तो आप लोग दिल्ली के लिए भर सकते हैं, जिसमें से टोटल आप देख रहे होंगे सिर्फ 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए हैदराबाद में भी वैकेंसी हैं, जयपुर में भी हैं जो लोग जयपुर से भरना चाहते हैं, कोलकाता में भी हैं, कोलकाता से जो लोग भरना चाहते हैं 4 वैकेंसी। लखनऊ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लखनऊ ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए हैं। दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली के लिए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 वैकेंसियाँ हैं टोटल, 3 जनरल के लिए हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है। और 1 वैकेंसी एससी के लिए है और ओबीसी के लिए भी सिर्फ 1 वैकेंसी है। तो आप उत्तर प्रदेश से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वैकेंसियां हैं, आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। महाराष्ट्र के लिए भी हैं, पटना के लिए भी हैं, तिरुवनंतपुरम के लिए भी है। चलिए ठीक है, कम कम वैकेंसियां हैं लेकिन मौके हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिटेल ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिटेल ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्या होने चाहिए। पास इन एसएससी, आप एसएससी कंप्लीट होने चाहिए 12th लेवल तक का। इट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड मिनिमम डिप्लोमा इन फार्मेसी, आपको
डी फार्मा बहुत ज़रूरी है, बी फार्मा या डी फार्मा में से कुछ भी हो सकते हैं, या फिर साथ में डिग्री होनी चाहिए, जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी एंड या डी फार्मा आप कर सकते हैं। वो आपके पास मतलब मोस्टली डी फार्मा, एम फार्मा, बी फार्मा वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्सपीरियंस की भी कुछ डिटेल मांगी है इन्होंने, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी ये कुछ बात कर रहे हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। नीचे दिया हुआ है इसमें वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी ये पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन C1 में देखेंगे तो अगर C1 का देख रहे हैं, अगर आपके पास डी फार्मा की डिप्लोमा है तो मिनिमम पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 ईयर एज फार्मासिस्ट और कंपाउंडर एबिलिटी। ठीक है, आपके पास कम से कम 3 साल का फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट और कंपाउंडर के रूप में आपने कहीं ना कहीं काम किया हो। एबिलिटी टू गिव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंटली फॉर एक्सीडेंट इज एसेंशियल। अगर ज़रूरत पड़ने पर आप एक्सीडेंट के मरीजों को या एक्सीडेंट की कंडीशन में आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट अगर आप दे सकते हैं, इस तरह की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। साथ में सेकंड वाला, अगर आपके पास में बैचलर ऑफ फार्मेसी है, अगर किसी के पास मास्टर इन फार्मेसी है, तो उन लोगों के लिए जो वर्क एक्सपीरियंस दिया गया है वो दिया गया है 1 साल का एज ए कंपाउंडर और एज ए फार्मासिस्ट के रूप में आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप 1 साल का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और साथ में आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी दे सकें एक्सीडेंट अगर ज़रूरत पड़ने पर, आपकी ज़रूरत पड़ती है तो ये सब पहले बहुत ज़रूरी है, ये सब होनी चाहिए। तो आपको कम से कम बी फार्मा होना चाहिए, डी फार्मा होना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस की डिटेल अलग अलग है। अगर आपके पास में डी फार्मा है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपके पास बी फार्मा और एम फार्मा है तो सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मान्य होगा। ठीक है, स्पेशल स्किल में क्या हो सकता है, आप स्पेशल स्किल भी देख लेते हैं एक बार। तो स्पेशल स्किल में है कि द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मासिस्ट एक्ट विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल और सिमिलर रिकॉग्नाइज बॉडी कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पज। यानी आप अगर डी फार्मा और बी फार्मा और एम फार्मा किए हुए हैं तो आप अपने स्टेट की फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना भी अनिवार्य है। यानी जिन लोगों का पूरा नहीं हुआ और वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं या उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वो लोग करा लें टाइम से पहले, तो वो लोग ही एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। काम क्या होगा इसके बारे में भी ज़रा देख लेते हैं कि आपकी जॉब की प्रोफाइल क्या होगी, आप काम क्या करेंगे, आपकी स्किल क्या काम वहाँ पर आएंगी, तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन टू स्टाफ मेंबर, यानी वहाँ का जो बैंक का स्टाफ होगा उनको आप मेडिसिन वितरण कर सकते हैं। मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ द स्टॉक एंड इन्वेंट्री इन द डिस्पेंसरी, और जो डिस्पेंसरी होगी जहाँ मेडिसिन का रख रखाव होता है उसका पूरा मेंटेनेंस और आप सुपरविजन आपके हाथ में होगा। तीसरा है ड्रग परचेज एंड ऑर्डर प्लेसमेंट, और आपके हाथ में वहाँ की जो दवाइयों की ज़रूरत होगी उस तरह का दवाइयों का ऑर्डर प्लेस करना और उनको ख़रीदना, ये भी आपकी जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है चेकिंग एंड मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, और मेडिसिन अच्छी हैं कैसी हैं, किस क्वालिटी की हैं, किस कंपनी की है, ये भी आपको वहाँ से चेक करके ही मंगाना होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रोवाइडिंग मेडिकल फर्स्ट एड इन इमरजेंसी, और आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी की कंडीशन में तो आप फर्स्ट एड मेडिकल देंगे। आप जो भी फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो आपको इतना होना चाहिए, आपकी स्किल होनी चाहिए। सिक्स्थ है इफेक्टिव फॉलोअप विद द स्टेक होल्डर्स, मतलब जो भी आपकी दवाइयाँ खा रहे हैं वो लोग वापस आएंगे, आप ठीक हुए कि नहीं हुए उन चीज़ों में भी आपको ध्यान रखना है। असिस्टिंग मेडिकल ऑफिसर्स, यानी आप वहाँ का जो भी डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर भी अपॉइंटेड होते हैं, उसी के अंडर आपको काम करना है, तो वहाँ के डॉक्टर द्वारा दी गई असेसमेंट भी आप फॉलो करेंगे। सपोर्टिंग जनरल एडमिन वर्क ऑफ डिस्पेंसरी, और डिस्पेंसरी में जो भी जनरल काम होंगे वो भी उसमें भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट इन टाइपिंग एंड जनरल करस्पॉन्डेंस फॉर द डिपार्टमेंट, और वहाँ का जो डिपार्टमेंट या बैंक का डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी आपको टाइपिंग की स्किल और ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, और उसमें भी आपकी हेल्प मांगी जा सकती है। चलिए, किस ग्रेड की हैं ये, क्लर्क ग्रेड की हैं, और इसका पे स्केल कितना होगा, यानी क्लर्कल ग्रेड में आप आएंगे जहाँ पर क्लर्क का काम भी आप कराया जा सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम थोड़ा बहुत लिया जा सकता है साथ में ही। और आपका स्केल ऑफ पे यानी आपको वेतन कितना मिलेगा, 17,900 20,900 तक आपका वेतनमान होगा, साथ में जो भी अलाउंस होते हैं वो भी आपको कम्प्लीटली मिलेंगे।
ठीक है, वो बैंक अपनी तरफ से जो भी करती है वो पूरा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन के प्रोसेस में आप लोग देख रहे हैं, द सिलेक्शन इज कंडक्टेड फॉर पोस्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना है और साथ में आपको इंटरव्यू भी देना है, यानी सारी चीज़ें आपको करनी है। साथ में ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, जो भी 23 मई 2021 को कंडक्ट करने के लिए डेट निर्धारित की गई है। उसके बाद आप अगर एलिजिबल होते हैं, आप क्वालिफाई होते हैं, तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी और फिर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उसके आधार पर आपका कंप्लीट सिलेक्शन होगा। तो इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है नीचे, इस सिलेबस में किस तरह से पेपर होगा, क्या होगा, वो भी जान लेते हैं। तो देखते हैं सिलेबस को क्या है इसमें। पैटर्न ऑफ द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, टोटल टाइम अलॉटेड 120 मिनट, यानी आपके पास 120 मिनट यानी 2 घंटे होंगे। और जो पेपर आएगा, यह ध्यान रखिएगा ऑनलाइन टेस्ट होना है, और जो पेपर आएगा उसके सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस जिसमें जीएस पूछी जाती है, जनरल इंग्लिश यानी जो भी नॉर्मल इंग्लिश है वो पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिकल एबिलिटी देखी जाती है इसमें, रीजनिंग एबिलिटी आप इसको मेंटल एबिलिटी देखी जाती है, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज होगी और प्रोफेशनल नॉलेज के आधार पर कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, 25 25 25 25 यानी 4 कैटेगरी से 25 25 क्वेश्चन होंगे, प्रोफेशनल नॉलेज से 50 क्वेश्चन होंगे। यानी प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब है आपने जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब में आपने जो पढ़ाई की है, जैसे डी फार्मा आपने किया है, बी फार्मा किया है, तो जो फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको ही आपका उसमें पूछा जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखें, प्रोफेशनल को नॉलेज में आप कंफ्यूज ना हो कि किस तरह की प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाएगी। ये आपके 50 क्वेश्चन हैं वो आपके डी फार्मा के सब्जेक्टों से ही होंगे। आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सब पढ़ा होगा, उसके आधार पर आप इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस से रिलेटेड। ठीक है, मार्क्स क्या होंगे, 25 25 इन सबके 25 सेम मार्क्स होंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। लेकिन जो प्रोफेशनल नॉलेज का है 50 नंबर का पेपर, वो 50 क्वेश्चन का पेपर है, उसमें 100 मार्क्स का यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ है, इंटरव्यू में इन्होंने क्या बोला है कि इंटरव्यू में क्या कराएंगे। तो इंटरव्यू के लिए पढ़ लेते हैं, ये हो गया हमारा टेस्ट के लिए अभी तक हमने देखा। अब देखते हैं हम इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट एज डिसाइडेड बाय द बैंक विल बी कॉल्ड और इंटरव्यू, यानी पर्याप्त लोगों को जो बैंक डिसाइड करेगी उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी रिटन टेस्ट में, यानी उनका जो भी बेसिस बनाया है बुलाने के लिए इंटरव्यू के लिए, वो उनके रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो बैंक ही डिसाइड करेगी कि कितने रखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं द सिलेक्शन वेटेज फॉर रिटन एंड इंटरव्यू इज प्रपोज्ड एज 40% एंड 60%। अब इसका मतलब समझिए कि जो 40% और 60% का मतलब है, यहाँ पर 40% और 60% का मतलब है कि जो आपने टेस्ट दिया है उससे 40% मार्क्स लिए जाएंगे, और जो आपने इंटरव्यू दिया है उससे आपके 60% मार्क्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो 40% के लिए सिर्फ टेस्ट एप्लीकेबल है और 60% आपका इंटरव्यू होगा। तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये हम जान चुके हैं। द पासिंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एज वेल एज द एग्रीगेटिंग पासिंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। द डिसीजन ऑफ द बैंक टू कॉल द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू शैल बी फाइनल, नो करस्पॉन्ड एंट्रेंस इन द रिगार्ड, यानी आपको सारी चीज़ें बैंक ही डिसाइड करेगी, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स रखने हैं, कितने लोगों को कैसे बुलाना है। तो ये इस तरह की जॉबों के लिए सेम टू सेम होता है कि जिस तरह की वैकेंसियाँ हैं उनसे 3 गुना 4 गुना या 5 गुना लोगों को बुलाया जाता है। जहाँ जहाँ जिस तरह की वैकेंसी होगी वहाँ वहाँ उसी हिसाब से लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब आगे चलते, कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट शुड डाउनलोड देयर कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड acquired yourself booklet of the entering the registration number of the passport, date of birth and बैंक वेबसाइट। ये सारी चीज़ें आपको बैंक की वेबसाइट पर ही मिलेगी कम्प्लीटली। आप इंटरव्यू के जब भी आप क्वालिफाई होंगे तो भी आपको वेबसाइट से डाउनलोड करनी होगी, और डाउनलोड करने के बाद में आप इंटरव्यू के लिए हार्ड कॉपी लेकर जाएंगे और इंटरव्यू में जाके एप्लीकेबल होंगे।
ठीक है। आगे है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट, जो भी आप गलत काम करेंगे, कोई चीज़ छुपाएंगे, किसी तरह की मिस्टेक करेंगे, तो उस चीज़ के लिए इन्होंने आगे बताया है कि किस तरह की कोई भी मिसरीडिंग ना करें और पेपर में क्या करना है। ये नेक्स्ट है, पेपर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, कोई भी मोबाइल, पेजर, कैलकुलेटर कुछ नहीं यूज़ करना है। ठीक है। आइरिस स्कैनिंग होगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा होगा, आपका आंखों का पुतली कुछ स्कैन किया जाएगा बायोमेट्रिक के जरिए। तो इस तरीके से पूरा कम्प्लीटली होगा। आप फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं ये भी देखना है। फॉर्म को फिलअप वेबसाइट पर जाके आप पूरा तरह से कैंडिडेट शुड हैव टू वैलिड ईमेल आईडी, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और जब तक उसको रखना है जब तक कंप्लीटली रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि सारी डिटेल्स और सारी चीज़ों को पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पर ही दिया जाएगा। ठीक है। अब आगे फॉर्म भरने की पूरी कंप्लीट डिटेल है, गाइडिंग फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं किस तरह से फॉर्म, जल्दी जल्दी हम लोग मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। तो फॉर्म को कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है। तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन SBI। जो ये वेबसाइट दी गई हैं उन पर आप जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कैंडिडेट को शुड बी फर्स्ट इसके अंदर लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपके बाद फिर एक फ़ोटो और सिग्नेचर का लेटेस्ट स्कैन कॉपी होनी चाहिए जिसको आपको वहाँ अपलोड करना है। और उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस कैंडिडेट अपलोड हिज आर फोटो एंड सिग्नेचर। जब तक आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड नहीं कर देते हैं तब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं, किस तरह के वेबसाइट पर जाके पूरा कम्प्लीटली आप देख के उसमें कर सकते हैं। फॉर्म को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म को भरें। आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड फिल द एप्लीकेशन केयरफुली, वंस एप्लीकेशन फिल्ड एंड कंप्लीटली कैंडिडेट शुड सबमिट द सेम इन द इवेंट ऑफ द कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू फिल द एप्लीकेशन in one go. He can save the information already entered. When the information application saved is provisionally registered number and password generated by the system and displayed on the screen. यानी आप अपना फॉर्म पूरा भर देंगे, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा, जिसका आपको आगे फर्दर में कोई भी चीज़ करनी है उसको आप कर सकते हैं। यानी आपको एडिट करना है, किसी भी चीज़ की कोई गलत चीज़ भर दी है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। इन्होंने इस चीज़ के लिए परमिशन भी दी हुई है कि दे कैन रीओपन द सेव्ड एप्लीकेशन यूजिंग रजिस्टर्ड नंबर एंड पासवर्ड से एंड एडिट द पार्टिकुलर इफ़ नीडेड। यानी कोई चीज़ आपने गलत भर दी है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। दिस फैसिलिटीज इज एडिटिंग द सेव्ड इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल फॉर 3 टाइम ओनली। और ये सब काम आप एडिट करने का सिर्फ 3 बार ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वंस द एप्लीकेशन इज फिल्ड कम्प्लीटली कैंडिडेट शुड सबमिट द सेम एंड प्रोसीड फॉर द ऑनलाइन पेमेंट फ़ी। और ये कंप्लीट होने के बाद में आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट पर जाएंगे तो इस तरफ पूरा दिया हुआ है पेमेंट का ऑप्शंस कि किस तरह से आपको पैसे का कंप्लीट पेमेंट करना है। ठीक है। तो इसकी फ़ीस कितनी है वो देख लेते हैं, और पेमेंट करने के लिए व्यवस्था पूरी आपको वेबसाइट पर मिलेगी, वहाँ से आप कर लीजिएगा। तो मैं फ़ीस बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फीस इनिशिएटिव इंटीमेशन चार्ज नो रिफंडेबल 750 यानी 750 रुपये आपको देना है फॉर जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट एंड निल फॉर SC ST ST। आप ये ध्यान रखिए, EWS वालों के लिए, जनरल वालों के लिए एंड OBC वालों के लिए 750 रुपये है, और SC ST एंड PWD वाले लोगों के लिए कोई पैसा नहीं देना है। तो ठीक है, ये देख लिया आपने। जब फॉर्म भरेंगे तो आप उस पर सबमिट कर दीजिएगा फ़ीस का कम्प्लीटली, और डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं उस पर। तो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और यहाँ पे दिया हुआ है फ़ोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें और क्या क्या आपको अपलोड करना है वो आपको जब फॉर्म भरते समय भरेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। फ़ोटोग्राफ मस्ट भी पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए, इसका साइज़ 20 KB से 50 KB से ज़्यादा नहीं, और 20 KB और 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल के प्रेफर्ड रहेगी। ठीक है। ऐसे ही इसका सिग्नेचर का भी होगा, और अच्छा होना चाहिए, कैमरे से क्लियर दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। इतनी सारी जानकारियाँ आपको मिल गई हैं। आप अगर इस तरह की जॉब का आप इंतज़ार कर रहे थे तो आप ज़रूर जाके इस फॉर्म को फिल कर लें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसका पूरा समाधान किया जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही।